नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं न्यूज पल्स में चक्रव्यूह में तेजस्वी। जी हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि एक तरफ सत्ता है, दूसरे तरफ विरासत है और तीसरे तरफ आइडियोलॉजी विचार है। इन तीन विषयों को लेकर तेजस्वी कटघरे में काफ़ी लंबे दिनों के बाद सत्ता में आए हैं। उनका नज़रिया है कि सत्ता के सहारे चीज़ों को बदली जा सकती है। विचार है, जिस विचार की वजह से लालू यादव बिहार की राजनीति में 30 वर्षों से टिके हुए, तो विचार को लेकर द्वंद्व है कि उस विचार को के साथ खड़े रहें या ना रहें। तो ये जो उलझन है तेजस्वी का, ये उलझन इन दिनों बार बार दिख जा रहा है। बिहार में जो चल रहा था या जो चल रहा है, सुधाकर का मामला हो, विजय मंडल का मामला हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी का मामला हो, चंद्रशेखर का मामला हो, इन सारे मामलों के बीच जो रामचरितमानस का जो मसला था, उस पर जिस तरीके से जदयू सड़क पर उतरी, जदयू के मंत्री बयान दिए, आरजेडी की तरफ से भी उसी अंदाज में पलटवार हुआ। भाकपा माले सहित तमाम वामपंथी संगठन आरजेडी के इस स्टैंड के साथ खड़े हो गए और जदयू बार बार कहता रहा कि आरजेडी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। तो स्वाभाविक है, मीडिया के लिए तेजस्वी हॉट केक थे कि आखिर तेजस्वी इस पर अपना बयान क्या देते हैं। तो कल जब वो दिल्ली से वापस पटना की तरफ चले तो पटना में भी मीडिया से मिल सकते थे, लेकिन वो दिल्ली की मीडिया से मिले। और जरा सुनिए दिल्ली की मीडिया इनसे सवाल क्या कर रहा है और ये जवाब क्या दे रहे हैं। सवाल है कि बिहार में जदयू और आरजेडी के बीच जो चल रहा है, बयानों को लेकर जो चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? जवाब क्या है, जरा सुन लीजिए। क्या आरजेडी का क्या स्टैंड है चंद्रशेखर के बयान को लेकर? नहीं, आप बात है कि बात समझ लीजिए सर, समझिए। ये सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है, फिर ये बात करते थे कि नीतीश जी को गवर्नर बनेंगे, फिर दोबारा बात करते थे कि केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, एमपी राज्यसभा भेजा जाएगा। इस तरह की बातें होती रही हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं, ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तो हम लोग नीतीश जी महागठबंधन जब से बना है तब से जो हम लोगों का उद्देश्य जो है, महागठबंधन सरकार लगातार नौकरी और जाति जनगणना जो हम लोगों को कमिटमेंट था, उस दिशा में हम लोग जब काम कर रहे हैं, तो फिर से ये लोग जो है साजिश रच रहे हैं। और साजिश रचने में ये लोग क्या क्या करेंगे, मुख्यमंत्री जी और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और कौन कौन लोग हैं इसमें भी हम लोग अच्छे से मुख्यमंत्री जी हम लोग पहचानते हैं। तो आपने पूरे तौर पे जवाब सुना, वो कहना क्या चाहते हैं। ये इस सवाल जवाब में आरजेडी और जदयू आमने सामने है। तो इसमें कौन बीजेपी का एजेंट है जिसके लिए काम कर रहा है, बड़ा सवाल है। अब आगे बढ़िए, अब यह क्या कहते हैं। सवाल जब फिर रामचरितमानस पर आया तो ये कहते हैं कि संविधान मेरा सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबको बोलने की भी आज़ादी है और सबको सभी धर्मों को सम्मान करने की भी बात है। मतलब चित्त भी मेरा और पट भी मेरा, सत्ता में भी रहे और विचार के साथ भी रहे। मतलब तय नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी कि हमें करना क्या है। जरा इस उलझन को आप देखिए, इस सवालों कैसे वो जवाब दे रहे हैं। कि महागठबंधन के 2 शीर्ष नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और शीर्ष नेतृत्व हम लोग सब लोग मिलकर के महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था, दोबारा बना है। तो बीजेपी को 2024 का जो है
वो डर है। और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार की जनता माननीय लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ है। और कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं, उसके साथ जनता थोड़ी ना है। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। और आपको हम बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सिखाया है कि विवेक और धैर्य भी मजबूती है, ताकत है। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं। और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब जाति जनगणना के बाद एक एजेंडा जो है बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है भाई, पकड़ी हुई है। हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र, आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है? मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है संविधान से चलता है। और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके। लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं। तो आपने सुना, ये सही है, संविधान के अनुसार चलना है, लेकिन आइडियोलॉजी भी ये रहा है। उसी संविधान के जो निर्माता सदस्यों में, या कहे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन रहे हैं भीमराव अंबेडकर, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया है। लालू यादव ने पोथी पत्रा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लोहिया ने भी सवाल खड़े किए। हम उसके साथ हैं या ना हैं, हम संविधान की बात कर निकल जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी जो है सो अस्पष्टता नहीं है कि वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं या सरकार के साथ या फिर विचार के साथ। तो किस दुविधा में हैं, चक्रव्यूह में फंसे हैं तेजस्वी, जरा देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि हम जानते हैं कि लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये इशारा किस पर हो सकता है? या तो सुधाकर पर हो सकता है, या चंद्रशेखर पे हो सकता है, और नहीं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा। एक तीसरा प्लेयर है, एक उपेंद्र कुशवाहा, उस पर हो सकता है। ललन सिंह हो सकते हैं, नीरज हो सकते हैं, या अशोक चौधरी हो सकते हैं। यही 4-5 लोग हैं जो बयान दे रहे हैं, जिनके बयानों को लेकर आपकी राय ये है कि ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, जो मुख्य जो पॉलिटिक्स की नैरेटिव है उसको बदलना चाहते हैं। ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। इसमें कौन ऐसा चेहरा है? एक एक चेहरे पर अगर हम बात करें तो बात अगर सुधाकर से शुरू करते हैं तो वो कृषि बिल पर सवाल खड़ा करता है, जो बीजेपी के लिए फूटी कौड़ी नहीं सुहाएगा, बीजेपी उसके खिलाफ में है। दूसरी तरफ आइए, चंद्रशेखर ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल रामचरितमानस पर है, तो वो बीजेपी का तो एजेंडे पर हमला है। वो कैसे लेगा चंद्रशेखर को? भाई रामचरितमानस को लेकर अगर चंद्रशेखर इस तरह के बयान देते हैं तो रामचरितमानस तो भाई बाइबल है बीजेपी के लिए, उसी के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं। तो बचते हैं उपेंद्र कुशवाहा, नीरज और शिवानंद तिवारी, और फिर ललन सिंह, अशोक चौधरी। तो यहाँ भी स्पष्टता नहीं है। जरा बयान को गौर से सुने, ये किसको संदेश देना चाहते हैं? अरे भाई, शीर्ष नेता कौन है? लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयानवीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसमें क्या है? मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने सुना, सवाल यह है कि तेजस्वी चाहते क्या है? सरकार बनी रहे
और कहते कहते ये भी कह गए कि इस प्रदेश में लालू और नीतीश के पास ही वोट है, जो बयान बहादुर हैं उनका कोई वजूद नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। चंद्रशेखर उस नैरेटिव को तोड़ा है जहां आपके लालू जी परास्त हो गए थे। आपकी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही थी पिछले कई दशक से। 99 में मधेपुरा से जो लालू यादव चुनाव हारे, उसके बाद चंद्रशेखर ही एक ऐसा विधायक है जो आपके उस कड़ी को तोड़ा है। तो यह आरोप भी चंद्रशेखर पर नहीं बनता है। और बात सुधाकर की करें तो सुधाकर में भी ये चीज़ नहीं है। सुधाकर अपने स्टैंड से चुनाव जीतते रहे हैं, उसमें आपके पार्टी की बड़ी भूमिका नहीं रही है। सारे सांसद आप लोग हार गए थे, बाप बेटा माँ पिताजी सब लोग चुनाव हार गए थे। अकेले बक्सर से जीतने वाले जगदानंद सिंह थे। बाद के दिनों में भी आपकी पार्टी का जो आधार उस इलाके में है, उसके पीछे जगदानंद सिंह की एक बड़ी भूमिका है। तो चंद्रशेखर और सुधाकर और जगदानंद सिंह भी ऐसा चेहरा नहीं है जो चेहरा आप ही के बदौलत से चुनाव जीतता है। तो फिर कौन, किसको आप कहना चाह रहे हैं? तो चलते चलते जरा ये भी सुन लीजिए क्या कर रहे हैं और किस तरीके से बात को कहां ले जाने की कोशिश करते हैं और कहां पहुंच जा रहे हैं। जरा सुनिए। अभी ईडी तक पहुंच गए। अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे, हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स। कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं लोग, कहेला आप लोग चिंता करते हैं। हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे। तो आपने सुना आखिर इस 6 मिनट के संबोधन में मीडिया का जो उन्होंने संबोधन किया है, उस संबोधन के सहारे क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसको मैसेज देना चाहते हैं? हमें तो इस पूरे इसमें तो ना आरजेडी के प्रति हमको लग रहा है कि कोई मैसेज ये दे रहे हैं, न जदयू को भी कुछ मैसेज दे रहे हैं, ना वो भाजपा से लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो चक्रव्यूह में तेजस्वी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो एक मान्य फार्मूला है लोकतंत्र में कि जो डिफरेंसेज है, जो इशूज है, इस तरीके के डिफरेंसेज के, इससे आप जब तक बचते रहेंगे समस्याएं बढ़ती जाएगी। जितना कंट्राडिक्शन है जदयू और आरजेडी के बीच, उस कंट्राडिक्शन से आप जब तक बचते रहेंगे, आंख चुराते रहेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ती जाएगी। ऐसे में उन कंट्राडिक्शनों पर मिल बैठकर बात होनी चाहिए, तभी ये गठबंधन चलेगा। अभी 4 विधायक सामने आए हैं, 1 महीने बाद 40 विधायक सामने आ जाएंगे, क्योंकि ज़बरदस्त असंतोष है कार्यकर्ता में भी और विधायकों में भी। अफसरशाही चरम पर है, जिस पर आप बात करने को तैयार नहीं है। सिंघल जैसे लोगों को चयन आयोग का चेयरमैन बनाया जा रहा है, जिस पर आप बात करने की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिन पर नालंदा मॉडल चलाने का आरोप है। तो फिर सत्ता में बने रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हर ऐसी चीज़ों को आप ग्राह्य करें जिसके खिलाफ आप चुनाव जीत कर आए। ऐसे में आपके वोटर, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता कितने देर तक आपके साथ रहेंगे? इसलिए इस तरह की जितने भी कंट्राडिक्शन है, उसका बेहतर समन्वय क्या हो सकता है, इस पर मिल बैठ कर बात कीजिए। नहीं तो फिर ये जो बयान कुछ और दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, उससे जो एक अलग तरह का माहौल जो बन रहा है प्रदेश में, नीतीश का तो नुकसान हो ही चुका है, आपका भी नुकसान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।